हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फायरमैन के लिए टॉप 2500 एमसीक्यू मैं सब्जेक्ट वाइज आपको करा रहा हूं। इससे पहले 2 सेट करा चुका हूं, यह तीसरा सेट है जो कि संविधान का है। टोटल 100 क्वेश्चन मिलेगा। एग्जाम से पहले 25 सेट में कराने वाला हूं। एक सेट में 100 क्वेश्चन रहेगा, तो ऐसे कर 2500 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। इससे पहले पहला सेट में ज्योग्राफी हो चुका है, दूसरा सेट में हिस्ट्री का मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। यह तीसरा सेट है जिसमें संविधान के टोटल 100 क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए आर्टिकल 368 के तहत विधेयक जो लाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन में लाया जा सकता है। ठीक, दोनों सदनों से पास होता है, फिर राष्ट्रपति के साइन के लिए जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? पहले के आंसर सी हो जाएगा। हम संसद की बात करते हैं तो संसद में लोकसभा निम्न सदन जिसे बोला जाता है, राज्यसभा उच्च सदन तथा राष्ट्रपति, ये तीनों मिलाकर, तीनों के सदस्यों मिलाकर आपको संसद का निर्माण होता है। लोकसभा के सदस्य मिलाकर राज्यसभा के सदस्य और राष्ट्रपति मिला दिया जाए तो ये संसद बनता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित कहाँ किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का विधिवत उद्घाटन हुआ था। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा 2 का आंसर डी। उसके बाद देखिएगा, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में विधिवत उद्घाटन होता है पंचायती राज का। एक बात ध्यान में रखिएगा, ग्राम पंचायत पूछे तो ये आर्टिकल 40 में हमारे संविधान के डीपीएसपी जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता है, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग आपको किस में मिलेगा? 4 में मिलेगा। और आर्टिकल 40 में क्या दिया हुआ है मैं आपको बता दूं, तो यही ग्राम पंचायत के बारे में, यह ग्राम पंचायत के बारे में दिया है। इसी से आप देखिएगा 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था, और 2 स्तरीय जो सिफारिश किया गया था वो आपको अशोक मेहता समिति जो 1977 में बनाया था, उन्होंने सिफारिश किया था। दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा? डी। राजस्थान जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन के, यह संवैधानिक आपको आयोग है वित्त आयोग, और यहाँ पर जो इसके गठन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 280 में किया गया है। ये सेंटर और जो आपको स्टेट है, इसमें टैक्स के बंटवारे का कार्य इनके द्वारा ही, जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो कर राजस्व है उसका बंटवारा का काम सौंपा जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस राज्य का राज्यपाल नियुक्ति किया जाता है? किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और उसी राज्य में अगर मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री है तो उसकी शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। कहने के मतलब कि राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी राज्यपाल को हटा सकते हैं। राज्यपाल बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको न्यूनतम जो उम्र चाहिए कम से कम 35 वर्ष चाहिए, भी ध्यान में रखिएगा। तो 4 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपने पद से त्याग पत्र किसको पत्र लिख कर दे सकता है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को दे सकता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये 5 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा। 5 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? जैसे कि आपको संसद में उच्च सदन आपको राज्यसभा हो जाता है, जिसे अस्थायी सदन बोला जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। वैसे कि राज्य के जो विधानमंडल या विधान पालिका है उसमें जो होता है कौन से उच्च सदन होता है? तो ये विधान पालिका या विधान परिषद जिसे बोला जाता है। विधान परिषद उच्च सदन होता है और विधानसभा निम्न सदन। विधान परिषद अभी 6 ही राज्य में है, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आपको महाराष्ट्र हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे 6 राज्य है जहां पर विधान परिषद भी मौजूद है विधानसभा के साथ साथ। 6 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कौन सा विषय है जो कि समवर्ती सूची में है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो समवर्ती सूची का विषय शिक्षा है। शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, इसलिए समवर्ती सूची में इसे डाल दिया गया है। पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। रक्षा जो है ये केंद्र सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र है। सर्वोच्च न्यायालय दे रहा है यहाँ पर, देखिए मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो आपको न्यायाधीश हैं उनके आपको रिटायरमेंट का पूछ रहा है। तो या तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 to 4 में आप देखिएगा, उसके आप सब सेक्शन 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष निर्धारित है। सी। और इन नियुक्ति कौन करता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की? तो आपको राष्ट्रपति। अभी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना है? 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ये हो जाएगा संविधान। संविधान आपको सर्वोच्च है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में।
और भारत का संविधान पूरे विश्व के संविधान का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह भी ध्यान में रखिएगा। और भारत का लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आ गया क्वेश्चन। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो किया जाता है ये माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी। लेकिन हटाया जाता है इनको, जैसे महाभियोग लगाकर आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है, वही प्रक्रिया आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाने में लागू किया जाता है। ये भी ध्यान में रखिए, क्वेश्चन अगर पूछता है तो आराम से आपको लगा लेना होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो लोकसभा के चुनाव हो रहा है, अगर इसमें निर्वाचन के लिए किसी व्यक्ति का न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। एक बात ध्यान में रखिएगा कि लोकसभा और राज्य में जो विधानसभा होता है उसमें आपको न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए होते हैं उम्र सीमा, और राज्य में जो विधान परिषद होता है और आपको केंद्र में जो आपको राज्यसभा होता है, जैसे कि आपको संसद का राज्यसभा, उसके लिए आपको न्यूनतम 30 वर्ष चाहिए। वैसे ही आप देखिएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपको राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। मुखिया के चुनाव या ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष चाहिए, और वोट डालने की आयु जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष घटा दिया गया था 61वां संविधान संशोधन द्वारा। तो आप वोट डालने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए ये आपको 18 वर्ष चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे प्रस्तावना में, ठीक। और प्रस्तावना को संविधान का कुंजी भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन अभी तक हुआ है, और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 13 कि भारतीय संविधान में शामिल है, भारतीय संविधान में क्या शामिल है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपको 13 देख लीजिए। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग, माफ कीजिएगा 22 भाग 12 अनुसूची है, ठीक। यहाँ पर देखिए 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूची हमारे भारतीय संविधान में शुरू में भी आपको शामिल था। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पहले 8 ही अनुसूची थे, लेकिन समय के साथ 12 अनुसूची अब हो गए हैं। तो यहाँ पर सूचियाँ ये देख सकते हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन, अब देखिए ये वाला जो ऊपर वाला क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर अभी पूछ दे तो आप सभी लोगों को पता है कि आर्टिकल 3 मतलब कि 3 आपको 465 से ऊपर आर्टिकल हो चुके हैं अभी हमारे भारतीय संविधान में। 25-26 जो है ये आपको क्या हो चुका है? भाग हो चुका है, और 12 अनुसूची है। ये शुरू वाला ही आपको पूछ रहा है। तो 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ यही ऑप्शन में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है? देखिए अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके पद पर उपराष्ट्रपति काम करता है। उपराष्ट्रपति नहीं है और राष्ट्रपति दोनों नहीं है तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आप बोल सकते हैं, वही काम करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था ना, ये आपको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ये हो जाएगा आपका बी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था, तो यूएसएसआर के संविधान से ये प्रावधान लिया गया है। और हमारे भारतीय संविधान के भाग जो 4 है उसके क या ए आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलिएगा तो ए, हिंदी में क बोलिएगा। और आर्टिकल 51 के ए या क में 11 अभी मौलिक कर्तव्य है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर दिया है एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। एक एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे बोला जाता है, इसकी संसद के कोई भी सदस्य को रिक्त घोषित किया जा सकता है उनका सीट। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक। 16 का आपको पूछ रहा है, 16 का बताइए। तो ये 60 दिन के लिए, आपको 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है तो रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है ये कौन होता है? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति बोला जाता है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा जिसे अस्थायी सदन बोला जाता है, या उस सदन संसद का, उसका आपको जो उपराष्ट्रपति होते हैं पदेन अध्यक्ष या सभापति आप बोल सकते हैं, वही होते हैं, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 64 के अनुसार वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, कौन? उपराष्ट्रपति। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लेखा अनुदान बना है। लेखा अनुदान किससे बना है ये आपको बताना है। लेखा अनुदान बना है, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो लेखा अनुदान बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, बजट पारित लंबित होने के कारण जो निधि आवंटन हेतु क्या बना है? लेखा अनुदान बना है, ठीक। तो 18 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार के विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए गए
और किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक को पारित नहीं होने से पहले ही रुपये की आवश्यकता होता है, तो ये आर्टिकल 116 के क के तहत आपको लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। ये व्यवस्था दिया गया है हमारे संविधान में। 18 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करती है, ये आपको बताना है। तो ये प्रस्तुत करती है आपको लोकसभा के स्पीकर को, और वो ले जाकर संसद के पटल पर रखते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो 19 के आंसर क्या हो जाएगा, बी। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर पर प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति होती है। इसमें लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7 सदस्य, कुल मिलाकर 22 सदस्य शामिल होते हैं। तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य, जिसमें से लोकसभा के 15 होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, ठीक। और ये जो होता है क्या करता है, तो लोक व्यय में दुरुपयोग ना हो, कोई इसमें आपको धांधली ना हो, इसकी अनियमितता को जांच करता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है, ये आपको बताना है। तो ये राज्यपाल होते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वही राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होता है, ये राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, यह शपथ दिलाता है। 20 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कहने का मतलब संसद के सदस्य भी नहीं है, लेकिन संसद के एक सदन में भाग ले सकता है, ये किसी भी सदन में। ये कौन सा है, तो ये होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 से इसे बोला जाता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। तो 21 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। आराम से आपको लगा लेना है। ये तो भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा किसी भी सदन में। 21 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। किस सभा का सदस्य जो होता है, मतलब उसका सदस्य नहीं होता है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो ये राज्यसभा। राज्यसभा के जो आपको अध्यक्ष होते हैं उन्हें उपराष्ट्रपति बोले जाते हैं। और उपराष्ट्रपति जरूरी नहीं है कि वो राज्यसभा के सदस्य होंगे, ठीक। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें जो लोकसभा होते हैं और राज्यसभा के सदस्य मिलकर चुनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा के जो आपको अध्यक्ष होते हैं उसका सदस्य नहीं होते हैं। 22 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, तो ये राज्यसभा के नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्य होता है। राज्यसभा जो है ये अस्थायी सदन है, तो समाप्त होने के विषय ही नहीं है, ये एक अस्थायी सदन है। कौन, राज्यसभा। इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष होता है। प्रति 2 वर्ष में नए सदस्य चुन लिए जाते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आपको कहने का मतलब कि 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रति दो वर्ष में आपको देखिएगा नए नए आ जाते हैं, क्योंकि उनका 6 वर्ष पूरा हो जाता है तो रिटायर हो जाते हैं। ये सर्कुलर चलता है, 1/3 1/3 1/3 ऐसे करके चुन जाते हैं। तो 23 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आराम से आपको डी लगा लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है, ये आपको बताना है। तो एक पर्यवेक्षणीय प्राधिकरण है। आपको ब्लॉक स्तर पर जो यहाँ पर देखिए, माफ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये क्या पूछ रहा है, ये ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन ध्यान से देखना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है, जो कि ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच के समन्वय या पर्यवेक्षण के रूप में काम करता है, ठीक। तो ये आपको जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच के मध्य की कड़ी है, तो ये प्रशासनिक प्राधिकरण है। ये आंसर हो जाएगा 24 का बी हो जाएगा। ध्यानपूर्वक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, केंद्र और राज्य के व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कहने का मतलब कि वोट डालने की आयु जो है यह कब कर दिया गया था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। ये ध्यान में रखिएगा। 25 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। आराम से आपको लगा लेना होगा, 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था उम्र। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 26, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था। तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किया था बलवंत राय मेहता समिति। कहने का मतलब जो पंचायती राज है, जैसे केंद्र पर तो संसद हो गया, राज्य में विधानमंडल या आप बोल सकते हैं, और फिर आपको जो नीचे स्तर गांव वाला स्तर पर है उसमें पंचायती राज होना चाहिए, ठीक। ये बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 1957 में, और फिर नगौर के 2 अक्टूबर 1959 में शुरुआत हुआ, नगौर राजस्थान से, ठीक। तो ये विकेंद्रीकरण के सिद्धांत है। 26 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में चलित न्यायालय मतलब मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। कहने का मतलब कौन इसका आपको ये बोले थे कि होना चाहिए चलित न्यायालय, ये आपको बताना है, ठीक। तो ये हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद हो जाएंगे, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ये बोले थे कि भारत में चलित न्यायालय होना चाहिए, मोबाइल कोर्ट होना चाहिए, ठीक। बहुत वीबीआई क्वेश्चन पूछता है, ठीक। और 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में सबसे पहला आप देखिएगा कि आपको पहली मोबाइल जो आपको अदालत है इसका उद्घाटन किया गया था। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अभी तक 3 बार किया जा चुका है, ठीक, और ये आर्टिकल 352 के तहत किया जाता है। और अभी तक 3 बार किया जा चुका है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 370 जो था ये तो आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा वाला हटा दिया गया ये प्रावधान। ये ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 के तहत क्या होता है, वित्तीय आपात, ठीक। ये सभी राष्ट्रपति लागू करते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत किया जा सकता है। ये अभी तक 3 बार किया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितना, ये आपको बताना है, ठीक। तो 29 के आंसर क्या हो जाना चाहिए? देखिए पहले आपको आपको 18 थी, समय समय पर बढ़ते रहता है, तो ये आपको ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर 22 नहीं दिया हुआ है कहीं भी, ठीक। तो भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या 22 होना चाहिए, यहाँ पर 22 होना चाहिए, ठीक। कहीं 22 आप लिख लीजिएगा तो 22 होगा। अभी जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, संशोधन कर कर समय समय पर आपको बढ़ते रहता है, ठीक। अगर ये 92 संविधान संशोधन 2003 से पूर्व में अगर देखा जाए तो ये 18 था, लेकिन अब फिर बाद में देखा जाए 92 संविधान संशोधन 2003 जब हुआ तो ये कितना हो चुका है, ये बात ध्यान में रखिएगा, 22 हो चुका है 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इसमें से कौन जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य है जिनके पास वीटो पावर है, वैसे 5 हैं। पांचों का नाम मैं आपको बता देता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। पहला चाइना, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, ऐसे 5 ये देश हैं जिनके पास वीटो शक्ति या आपको सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं। इसमें जर्मनी के पास नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर ए हो जाएगा, आराम से आपको लगा लेना होगा। 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं सुरक्षा परिषद में, 10 अस्थायी सदस्य, इनके पास वीटो शक्ति नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, चीन की समस्या है, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? चीन के समाचार एजेंसी का नाम पूछ रहा है ये। तो चीन के समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यू एजेंसी, ये याद रखिएगा। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? न्यू चाइना न्यू एजेंसी। ऐसे ही आपको सिन्हुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं, इन्हें सिन्हुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं, जो कि चाइना का समाचार एजेंसी है। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो कि जुड़ा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। तो ये मानव अधिकारों के संरक्षण दिया हुआ है, महिला अधिकारों के संरक्षण, अपृष्टता का उन्मूलन। तो एमनेस्टी का बार बार नाम किसके लिए आता है? तो विश्वव्यापी आपको मानव अधिकार के आंदोलन के लिए आपको आता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1961 के लंदन के ब्रिस्टर पीटर ब्रूनसन ने की थी। इसका मुख्यालय लंदन में ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव अधिकार के संरक्षण के लिए भी हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी, जिसे बीएसएफ आप बोलते हैं? तो इसकी स्थापना 1965 में किया गया था। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना किया गया था, अपने पड़ोसी जो देश है ना उससे सुरक्षा पाने के लिए, ठीक। 33 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस, देखिए हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्णतः जो लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी समय हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत कर दिया गया था। कुछ प्रावधान उसी समय लागू भी कर दिए गए थे, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा, ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा ने ही काम किया था, संविधान सभा के सभी सदस्य काम किए थे और अपनाया भी गया था संविधान सभा द्वारा ही 26 नवंबर 1949 को। तो 35 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? भारत के प्रथम विधि आपको लोक जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1987 में कहाँ हुई थी आपको बताना है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, बेंगलुरु में हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम जो विधि विश्वविद्यालय है नेशनल लॉ ऑफ स्कूल ऑफ इंडिया का स्थापना 1987 बेंगलुरु में हुआ था। बेंगलुरु राजधानी किसका है? तो कर्नाटक का है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30 आपको 7 देखिए, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? जो भारतीय संविधान की प्रकृति है ये आपको संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। देखने से संघीय लगेगा लेकिन भावना में जो है ये एकात्मक होगा, ठीक, क्योंकि आपको सेंटर को ज़्यादा शक्ति प्राप्त किया गया है, ठीक। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। संसदीय प्रणाली भी है। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन ये प्रकृति पूछ रहा था, एक बार ध्यान में रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किससे शुरुआत होती है? तो हम भारत के लोग से शुरुआत होती है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, हम भारत के लोग से शुरुआत होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हमारे काम में, हमारे देश के काम में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम लोग प्रभुत्व संपन्न है। और तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची का किससे संबंध है? तो दल बदलू विरोधी कानून से संबंधित है। तो 39 के आंसर डी हो जाएगा। और इसे कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 मतलब 1985 में इसे जोड़ा गया था। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, ये 10वीं अनुसूची में आपको दिया हुआ है दल बदलू के बारे में। ठीक, तो 39 के आंसर आप आराम से लगा लीजिएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये आपको है आर्टिकल 19, यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्टिकल 19 हो जाएगा। यहाँ पर 19 का आपको ए यहाँ पर देना चाहिए था, 19 का एक जो है ए हो जाएगा यहाँ पर ए। ये जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। 40 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 के फर्स्ट में है और उसी में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। जैसे अभी अगर आपात लागू होता है, आर्टिकल 352 लागू होता है, तो कौन से आर्टिकल नहीं रिमूव हो सकता है? मतलब वो फोर्सफुली अभी अप्लाई रहेगा, उसका उल्लंघन नहीं करना है, ठीक, राज्य द्वारा। तो ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आपातकाल में भी लागू होते हैं। तो ये 40 के आंसर क्या हो जाएगा? रहेगा वहाँ पर आर्टिकल 19 के ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41, भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत आते हैं। जो भूमि सुधार कानून है ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये राजसूची का विषय है, राजसूची का विषय है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है निम्नलिखित आपको संवैधानिक उपचारों में से? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोस्टमार्टम भी कहा जाता है किसे? तो अधिकार परीक्षा को, क्यों वरंटो, अधिकार परीक्षा किस अधिकार से काम किया? तो अधिकार परीक्षा जो हो जाएगा ये आपको क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ठीक, आर्टिकल 32 के तहत आप देखिएगा, सीधे आप अगर उल्लंघन होता है तो 5 रेट जो जारी करता है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, और इसी के अंतर्गत ये अधिकार परीक्षा जो आता है इसे ही बोला जाता है, पोस्टमार्टम भी बोला जाता है। ठीक, तो ये सब आपको याद रखना होगा जो 5 रेट जारी करता है। ठीक, जिसमें परमादेश, बंदी प्रचितीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये 5 रेट होते हैं। 42 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दे रही है? तो सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत 5 रेट जारी करता है और हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसे लागू करता है। उच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 226 के तहत 5 रेट जारी करता है और हमारा फंडामेंटल राइट का आपको जो भी उल्लंघन होता है उसे लागू करता है। ठीक, तो 43 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय आप जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में है, जिसे मौलिक कर्तव्य आप बोलते हैं। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ये यूएसए के संविधान से लिया गया है और ये आर्टिकल आपको 12 से लेकर आर्टिकल देखिएगा किस तक, तो 35 तक आपको 6 मौलिक अधिकार अभी मिलेंगे। पहले 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया, उसे अब लीगल राइट बना दिया गया है और आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो अभी 6 आपके पास मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर आपको 44 देखिए, एक कलकारी राज्य आदर्श वरित है। एक कलकारी राज्य का आदर्श के जो बारे में आपको वरित है, ये कलकारी राज्य का आदर्श वरित है, ये डीपीएसपी में आपको मिलेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे बोला जाता है। राज्य के नीति निश्चित तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में आपको ये मिलेगा। ठीक, और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल इसमें आप देखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में इसका वर्णन मिलता है। ठीक, और वहीं भारतीय संविधान के भाग 4A में आपको क्या मिलेगा? मौलिक कर्तव्य मिलेंगे। ठीक, आर्टिकल 51 के ए में आपको 11 मौलिक कर्तव्य भी है। तो 44 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये क्या जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 आचार आदर्श, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, ये जोड़ा गया था 1976 में हमारे भारतीय संविधान में। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन फिर समय आपको बीतते गया और फिर आपको हुआ 86 अमेंडमेंट। 86 अमेंडमेंट में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा और ऐसे कर अभी 11 मौलिक कर्तव्य आपके दिया गया है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रपति
यहाँ पर दिया हुआ है राष्ट्रपति और क्वेश्चन पढ़कर आपको बताना है। ठीक, तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है क्योंकि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 47, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर, आर्टिकल 61 के तहत। ये ध्यान में रखिएगा, महाभियोग लगाकर आर्टिकल 61 के तहत हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 के आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं संघीय मंत्रिपरिषद के। आपको जो भी मंत्री होते हैं, व्यक्तिगत रूप से कोई भी आपको देखिए कैबिनेट के मंत्री जो भी हैं वो राष्ट्रपति के रूप में, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 48 के आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो वहीं उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान जो है ये भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं देता है, ये आपको बताना है। तो ये राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, क्योंकि ये राज्यपाल करते हैं न कि भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, तो ये अधिकार इनको नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बाकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, रक्षा बलों के शीर्ष कमांडर ये राष्ट्रपति ही होते हैं, और देश के किसी भी भाग में आपातकाल की स्थिति लागू करने का श्रेय जो जाता है ये राष्ट्रपति को ही जाता है। ठीक, या लागू कर सकते हैं। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, लेकिन कौन सलाह देता है राष्ट्रपति को? आप देखिएगा, तो ये गवर्नर, राज्य के जो राज्यपाल है वो आपको राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, तो आपको क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लागू होता है। 51 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति लागू हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे या सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति पद पर बनने वाले ये भी यही व्यक्ति हैं। ये है हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के सीवान जिले से आते हैं। ठीक, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, भारत के राष्ट्रपति को क्या नहीं अधिकार प्राप्त है? फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो भी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग लगाकर, उसी प्रकार की प्रक्रिया है कि संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पारित कर हटाया जा सकता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 53 के आंसर बी होगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, ये कब हुआ है? तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक ही बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल उसे लिखित सूचित करे। ठीक, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। 54 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, आर्टिकल 352 के खंड 3 में आपको मिलेगा ये प्रावधान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो कि भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये आपको किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो ये राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 56 के आंसर आपको डायरेक्ट सी लगा देना होगा, कि जो आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था 1956 पारित हुआ, जिसके भाषा के आधार पर भी राज्य पुनर्गठन किया गया राज्यों का। और ये सबसे पहले देखिएगा भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 56 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, लोकसभा में रजवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा कि 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही सीट का आवंटित किया गया है, ये आपको बताना है लोकसभा में जो है। तो रजवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये कब तक रहेगा ऐसे ही? तो ये 2026 तक रहेगा। 57 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। आपको 84वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा ही ये प्रावधान जोड़ा गया था कि जो 2000 के स्थान पर लोकसभा के जो सीटों का निर्धारण है राज्यों में, वो 2026 तक यथा संभव ये ऐसे ही रहेगा 2071 के जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। 57 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषय पर राज्य सरकार को जो परामर्श देता है, ये देता है एडवोकेट जनरल, जिसे बोला जाता है एडवोकेट जनरल। ये राज्य के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। 58 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। आर्टिकल 165 में आपको प्रावधान आपको मिलेगा। ठीक, इनका
क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा के नेता कौन है ये आपको बताना है। तो लोकसभा के नेता वो होते हैं जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। जैसे कि लोकसभा के नेता को प्रधानमंत्री आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुमत दल के नेता होते हैं। जैसे कि राज्य में आप देखिएगा विधानसभा के जो नेता होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। 59 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। तो 59 के आंसर आप आराम से लगा लीजिएगा, प्रधानमंत्री। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा में आंग्ल, देखिए अब ये वो प्रधान हटा दिया गया है, तो आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की जो शक्ति दिया गया था यह राष्ट्रपति को दिया गया था, जो कि लोकसभा में मनोनीत करते थे। ठीक, तो इसके आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 60 के आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तथा अनुच्छेद 333 में राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि का भी उल्लेख किया गया है। तो 61 के आंसर ए आप आराम से लगा लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं ये आपको बताना है। तो वर्ष में कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए। कहने का मतलब कि 2 सत्र के बीच में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना समय होना चाहिए? तो 6 महीना। आपको 6 महीना दिया जाएगा, इसके बीच में आपको होना ही होना है। ठीक है, बात ध्यान में रखिएगा। तो साल में कम से कम 2 सत्र होना चाहिए आपको संसद का या आपको लोकसभा का। ठीक, तो 62 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। आराम से आपको ये लगा लेना होगा। 6 मास से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए कोई भी आपको जो सत्र होता है। ठीक, 2 सत्रों के बीच में, और साल में 2 बार तो होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की, आप देखिएगा मंत्रिपरिषद की सलाह द्वारा। राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ये ध्यान में रखिए। क्वेश्चन पूछता है तो आराम से आपको लगा लेना होगा। यहाँ पर 63 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ सी हो जाएगा। आर्टिकल 85 के खंड 2 में देखिएगा, जिसमें ख के अनुसार लोकसभा के कार्यकाल आपको पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, और प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह, अगर यहाँ प्रधानमंत्री रहता तो प्रधानमंत्री भी आप लगा देते कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। 63 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव जो हुआ था ये कब हुआ था? तो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव जो हुआ था ये 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 के मध्य में हुआ था। ठीक, तो 51 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा। आराम से आपको 52 लगा देना होगा, ऑप्शन में 52 ही आपको मिलेगा। ठीक, तो 64 के आंसर बी हो जाएगा, और राज्यसभा के चुनाव में भी आपको 52 ही ऑप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है ये आपको बताना है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 65 के आंसर आपको लोकसभा के सभी सदस्यों, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? विशेष क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में। तो ये आपको साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से आपको संबंधित जो भी हैं व्यक्ति हैं मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 व्यक्ति को। 66 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसे भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है। ठीक, ये याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के होता है, और प्रत्येक आप देखिएगा एक तिहाई जो सदस्य है हर एक 2 साल में आपको परिवर्तित भी होते हैं। ठीक, तो 68 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? राज्यसभा में जो आपको राज्यों का प्रतिनिधित्व होते हैं ये निम्नलिखित किस आधार पर दिए जाते हैं? जैसे बिहार से राज्यसभा में 16 सदस्य भेजे जाते हैं, आखिर किस आधार पर भेजे जाते हैं आपको बताना है। तो जो उनका जनसंख्या होता है, जैसे उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही भेजे जाते हैं, राज्य के जनसंख्या के अनुपात में। 69 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, आपके सामने ऑप्शन है कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 है, समय समय पर वृद्धि होता है। ठीक, तो ये आपको जो शक्ति दिया गया है ये आपको संसद को दिया गया है। किसको दिया है? संसद को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अभी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना है? 34 है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, आपको बताना है कब। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी?
देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो भारतीय संविधान द्वारा। ये कब नहीं पूछ रहा है, ये दे रहा है कि किसके, तो भारतीय संविधान द्वारा ही आपको सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आपको प्रारूप मिलेगा हमारे भारतीय संविधान में। ठीक, अभी जो होते हैं एक मुख्य न्यायाधीश, और अभी 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 मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक, तो ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में देखिएगा, जिसका साफ साफ उल्लेख मिलता है। तो 71 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। किस राज्य में अगर विधान परिषद बनाना हो या उसका विघटन करना हो तो किसके अनुसार किया जा सकता है, ये आपको बताना है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय संसद द्वारा। देखिएगा, अनुच्छेद 169 के फर्स्ट के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद संरचना या विघटन का जो अधिकार दिया गया है ये संसद को दिया गया है। ठीक है, और ये जो संसद है, जैसे कि संसद ऐसा तब करेगी जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के मत द्वारा या उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर भेजा जाता है संसद में। ठीक, तो ये प्रक्रिया अपनाया जाता है। तो ये हो जाएगा 72 के आंसर बी हो जाएगा, केंद्रीय संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, यह बताना है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, ये आपको बताना है। तो आर्टिकल 170 के अनुसार विधानसभा की संरचना अनुच्छेद आपको ये बता दिया गया है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अनुच्छेद 176 में राज्यपाल के विशेष आपको जो है अभिभाषण जो दिया जाता है वो है। और 178 के अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष जो कि स्पीकर बोला जाता है विधानसभा का, त्याग पत्र दे दे तो उसका स्थान कौन लेता है। त्याग पत्र देना चाहिए, वो किसको त्याग पत्र देना, उसे उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए पूछ रहा है ना, कि उसका स्थान कौन लेता है। ठीक, तो ये देखिए, यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो वहीं उपाध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष किसको देगा, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको देगा, अध्यक्ष को। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक, वैसे ही आपको ये प्रक्रिया अपनाया जाता है। ठीक, तो 74 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, त्यागपत्र देने के मामले में। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रहता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 है, तो ये हो जाएगा राज्य और केंद्र के बीच वित्त से। भारत में संघीय वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 में आपको वित्त आयोग के बारे में मिलेगा। तो ये राज्य और केंद्र के बीच जो वित्त है उससे संबंधित आपको है। ठीक, तो 75 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आराम से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और अब तक योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है 1 जनवरी 2015 से। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और योजना आयोग हुआ या नीति आयोग हुआ या भारतीय विकास परिषद जो हुआ, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो ये याद रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा, क्योंकि पंचायती राज विषय किसका है, राज्य सरकार का है। और पंचायती राज में आप देखिएगा तो 29 विषय दिया गया है कानून बनाने के लिए। 77 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, पंचायती राज विषय है, आ गया क्वेश्चन वही आपको डायरेक्ट। तो पंचायती राज किसका है, तो राज्य सूची का विषय है या राज्य का विषय है। ठीक, तो इसके आंसर हो जाएगा आपका 78 के आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन आता है, ये आपको बताना है। तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली जो है ये बलवंत मेहता समिति द्वारा किया गया था 1957 में। आप देखिएगा तो ये ग्राम पंचायत पहला, और फिर आपको देखिएगा क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। तो 79 के आंसर डी हो जाएगा आपको। ये 79 के आंसर आपको आराम से डी लगा लेना होगा। ठीक, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है, ये आपको बताना है कौन। ठीक, बताइए। तो इसके आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत के बारे में जो है आर्टिकल 40 में उल्लेख है, जो कि डीपीएसपी में है, डायटी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, राज्य के नीति निषेध तत्व में, ग्राम पंचायत के बारे में। तो ये हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित में किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था, तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का हमारे भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत देखिएगा, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ड़ तक, क से लेकर ड़ तक आपको पंचायत से संबंधित प्रावधान मिलेंगे। और ये जो है जोड़ा कब गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये तो आपको जो पंचायती राज है ये तो लाग दिया गया था 1957 में ही। ठीक है, लेकिन इसको संविधानिक जो दर्जा मिला था ये आपको 73वें संविधान संशोधन द्वारा मिला था पंचायती राज को, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ हुआ था। राजस्थान और कहाँ प्रारंभ हुआ था, राजस्थान के नागौर में सबसे पहले
प्रारंभ हुआ था, और उसके बाद कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। तो राजस्थान के नागौर तथा आपको आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। पहले राजस्थान के नागौर और उसके कुछ ही दिनों बाद स्टार्ट हो जाता है आपको आंध्र प्रदेश में, ये भी ध्यान में रखिएगा। 82 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए विकेंद्रीकरण समिति के अध्यक्ष थे। जो पंचायती राज की अनुशंसा किए थे, तो ये विकेंद्रीकरण है, इसकी अलग अलग मतलब है, हर लेवल पर आपको शक्ति का विभाजन है, उसे ही विकेंद्रीकरण बोला जाता है। तो ये आपको जो समिति बनाया गया था वो थे बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में आपको देखिएगा ये समिति का गठित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू भी उस समय प्रधानमंत्री भी थे, ठीक। उनका भी मुख्य रुचि था, क्योंकि ग्राम पंचायत के बारे में महात्मा गांधी का भी सपना था, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 83 के आंसर पूछ रहा है, तो ये आपको विकेंद्रीकरण की समिति के अध्यक्ष जो थे ये आपको हो जाएंगे कौन से, तो बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी आपको बताना है। तो अशोक मेहता समिति का गठन जो 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने किया था, तो ये पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु अलग अलग अपना रिपोर्ट दिए थे, ठीक। तो 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश किए थे, और ये इन्होंने ही न्याय पंचायत के विकास के लिए पंचायत से अलग एक रखने और न्याय पंचायत को गठन करने की बात की थी, ठीक। कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 84 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अशोक मेहता समिति। और 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी लागू करने की सिफारिश इनका ही था। 84 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है किससे, तो पंचायती राज प्रणाली से। पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया था। ये एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पूछता है, ठीक। आगे चलते हैं, 92 में आपको यह हो गया था, और फिर आप देखिएगा कि 1993 से आपको लागू हो गया था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको लगा लेना होगा डी। अब चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है या लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसी समय बहुत से प्रावधान जोड़े गए थे। हमारे संविधान में बहुत बदलाव किया गया था, जैसे कि आपको जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, ठीक। फिर आपको जोड़ा गया था जो आपको प्रस्तावना है उसमें भी संशोधन किया गया था। फिर बहुत से ऐसे प्रावधान संशोधन किए गए थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1975 से आपको 77 के बीच में आपात लागू था, तृतीय आपात लागू था, इंदिरा गांधी के शासनकाल था, और उसी में बहुत से फेरबदल किए, और यही फेरबदल को सुधारने के लिए 44वें संविधान भी हुआ था, 44वें संविधान संशोधन भी, ठीक। तो इसलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। 86 के आंसर भी ए हो जाएगा। 86 के आंसर ए आराम से लगा लीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, पिछड़ी जाति आयोग ने प्रथम सभापति कौन थे। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 है, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा काका साहेब कालेकर। काका साहेब कालेकर जो थे, ये आयोग का गठन 1953 में ही हुआ था, और ये आपको पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे, ठीक। तो 87 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग जो है राज्य में, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। और वहीं देखिएगा संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, जो केंद्र में आप देखिएगा आपको केंद्रीय स्तर पर होता है संघ लोक सेवा आयोग, और उसके सदस्यों का आपको जो नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, और राज्य लोक सेवा आयोग का नियुक्ति किया जाता है जो सदस्यों का, वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के जो भाग 14 देखिएगा उसमें दिया हुआ है, आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, इसके बारे में आपको प्रावधान दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट के संस्करण क्या है। जो वीवीपैट का उपयोग किया गया है भारत में मतदान करने के लिए, कि इसका संस्करण क्या है ये आपको बताना है। 89 के आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपको लगा लेना होगा M3 सी हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन ये बोल सकते हैं, या प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था ये भी बोल सकता है, ये हुआ था 1951 में। तो 90 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा का अधिकार किसको है। ये कौन देता है कि ये राष्ट्रीय होगा, ये राज्य स्तरीय होगा, या क्षेत्रीय स्तरीय दल होगा, ये अधिकार किसको दिया गया है, तो ये चुनाव आयोग को दिया गया है, ठीक। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, चुनाव आयोग, आर्टिकल 324। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रधान लक्ष्य क्या है ये आपको बताना है। तो इसका है ग्रामवासियों के शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का मुख्य रूप से विकेंद्रीकरण होना चाहिए, इसका ही मुख्य लक्ष्य है, ठीक। तो 92 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, ये अध्यक्ष थे। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो ये थे MN वेंकटचलैया, ये हो जाएगा। संविधान समीक्षा आयोग का गठन 2000 में किया गया था, और इसके अध्यक्ष जस्टिस MN वेंकटचलैया थे, और ये अपना रिपोर्ट जो दिया था ये 2000 आपको 2 में पेश किया था।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94, राज्यसभा के चेयरमैन है। देखिए क्वेश्चन ये बार बार रिपीट कर रहा है। राज्यसभा के, देखिए ये कभी पूछेगा राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं, राज्यसभा के मतलब उपसभापति सभापति पूछते हैं, ठीक। पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं राज्यसभा का, ऐसे पूछ सकता है। तो ये आपको सभी उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। आराम से देखकर क्वेश्चन लगाना होगा कि राज्यसभा के आपको चेयरमैन दे देगा, राज्यसभा का सभापति दे देगा, या राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, ये आपको तीनों ऐसे ही क्वेश्चन मिलता है। ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं आपको बताना है। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, और इसके सदस्य जो चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन प्रत्येक वो 1/3 जो सदस्य है 2 साल द्वारा ये बदल दिए जाते हैं, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। 95 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि कौन से राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगा वही प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक भेजेगा। तो ये उत्तर प्रदेश लोकसभा में प्रतिनिधि की संख्या जो होता है 80 होता है जो भेजता है, ठीक। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, इसमें राज्य की विधान परिषद सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि किसका है, तो उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है, ठीक। बिहार में लोकसभा के जो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं 40 है, और राज्यसभा के जो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं वो कितना है, तो 16 है। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये पूछता है कि लोकसभा में कितने, तो उत्तर प्रदेश 80 प्रतिनिधि है। क्वेश्चन नंबर 97, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भी कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश अगर करते हैं तो राष्ट्रपति, ठीक। डी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, या तो मंत्रिमंडल सिफारिश करेंगे तो राष्ट्रपति देगा, या प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे तो राष्ट्रपति। ये आपको आराम से देखकर ऑप्शन लगाना होगा। 97 का आंसर डी हो जाएगा। 98 देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, ये आपको विधायिका के अंतर्गत, विधायिका के अंतर्गत जो भी मंत्री हैं वो एक प्रकार के कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, और वो किसके प्रति आपको उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा, और लोकसभा राज्यसभा ये सब मिलाकर विधायिका बनते हैं, ठीक। तो ये 98 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली अपनाया गया है ना, और ब्रिटेन से लिया गया संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 99 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है, तो ये आपको ये हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बराह आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर आपको किया जा सकता है, ठीक। ये याद रखिएगा। 99 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। आर्टिकल 352 के तहत 3 बार अभी तक आपात लागू किया गया है। एक तो आपको चाइना के साथ जब युद्ध हुआ था 362, माफ कीजिएगा 1962 में, 1962 में सबसे पहला आप देखिएगा। फिर आपको पाकिस्तान जो बांग्लादेश अलग हुआ था 1971, और फिर 1975 से 77 के बीच में आंतरिक अशांति वाला प्रावधान, लेकिन आंतरिक अशांति अब हटा दिया गया है शब्द, और उसके जगह पर रख दिया गया है सशस्त्र विद्रोह, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 बार अभी तक आपको राष्ट्रीय आपात लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो किया जाता है ये कैसे किया जाता है, ये समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, इसका आंसर तो हो जाना चाहिए आपको बी और सी, यहाँ पर डी होगा। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकल हस्तांतरणीय मत अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा आपको किया जाता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं ये पहले समझ लीजिए, ठीक। तो ये राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, यहाँ ध्यान में रखिएगा। पहले मैं जो बोल रहा हूँ वही, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और राज्य के अलग अलग जो विधानसभा है उसके सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के किस में भाग लेते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक। उनके चुनाव में, ठीक। वो लोग वोट डालते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में कौन कौन भाग लेता है, तो आर्टिकल 61 के तहत अगर हटाया जाता है महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को, तो उसमें लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, राज्य के विधानसभा वाला सदस्य हट जाते हैं, ठीक। तो ये टोटल मैं आपको 100 क्वेश्चन कराया, और लगातार ऐसे ही सेट आपको आते रहेगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।